नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, एक ऐसा दिन जब हम कुछ गिने चुने जाने पहचाने चेहरों को याद करते हैं और फिर अपनी रोज़मर्रा की सुविधाजनक जिंदगी में लौट आते हैं। कैलेंडर पर एक और तारीख बदल जाती है और देशभक्ति का सालाना कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन क्या आज़ादी सिर्फ चंद नामों की मोहताज है? क्या हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का वो महायज्ञ सिर्फ उन्हीं आहुतियों से पूरा हुआ जिनका जिक्र इतिहास की मोटी मोटी सरकारी संरक्षण में लिखी गई किताबों में है? जवाब है नहीं। और आज हम उत्तर प्रदेश की उस मिट्टी की बात करेंगे, उस धरती की जिसने ना जाने कितने ऐसे शूरवीर, ऐसी वीरांगनाएं पैदा की जिनका नाम तो दूर, जिनका जिक्र भी हमारी याददाश्त से एक सोची समझी रणनीति के तहत मिटा दिया गया है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक व्यवस्था की है जो अपने नायकों को भी उनकी जाति, उनके लिंग, उनकी राजनीतिक उपयोगिता के तराजू पर तौलती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उन गुमनाम नायकों की जिनकी शौर्य गाथा सुने बिना स्वतंत्रता दिवस का हर जश्न, हर नारा, हर श्रद्धांजलि अधूरी और खोखली है। डॉक्टर मुरारी लाल भी एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी थे। कानपुर शहर में कोतवाली के पास रहने वाले एक साधारण चिकित्सक जिनका घर और दवाखाना क्रांतिकारियों का गुप्त अस्पताल था। डॉक्टर लाल सिर्फ क्रांतिकारियों के जख्मों पर मरहम पट्टी नहीं करते थे, वो आज़ादी के टूटते हुए हौसलों पर उम्मीद का लेप लगाते थे। उनका घर सिर्फ एक क्लिनिक नहीं बल्कि क्रांति का एक सुरक्षित ठिकाना था। उन्होंने न केवल क्रांतिकारियों का इलाज किया बल्कि उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़े, जेल गए और अंत में इसी मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा ही एक नाम था गंगू बाबा, जिसका नाम सुनकर फिरंगी हुकूमत की रूह कांप जाती थी। चुन्नीगंज के रहने वाले गंगू बाबा सिर्फ एक पहलवान नहीं बल्कि नाना साहेब पेशवा की सेना में एक सम्मानित सूबेदार थे। जब 1857 में विद्रोह की ज्वाला भड़की तो गंगू बाबा की तलवार ने अकेले ही 150 से 200 अंग्रेज सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। उनकी वीरता से बौखलाई ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें पकड़कर कानपुर के चुन्नीगंज में सरेआम एक नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। लेकिन फांसी से पहले भी उन्होंने आखिरी शब्द भारत को दिए थे कि भारत की माटी में हमारे पूर्वजों का खून व कुर्बानी की गंध है, एक दिन यह मुल्क आज़ाद हो। ये दोनों कहानियाँ एक साथ कानपुर के उस सच को उजागर करती है जिसे इतिहास ने छिपाया। इतिहास ने दोनों को भुला दिया क्योंकि दोनों ही उसके तयशुदा खांचे में फिट नहीं होते थे। इतना ही नहीं, जब हम आज़ादी की लड़ाई में वीरांगनाओं की बात करते हैं तो हमारी ज़ुबान और हमारी चेतना सिर्फ एक नाम पर आकर ठहर जाता है, वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। निसंदेह उनका बलिदान अतुलनीय है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की धरती ने केवल एक ही शेरनी को जन्म दिया था? नहीं। रानी तलाश कुंवरी एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस रानी ने अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी वीरता सिर्फ उनकी जिंदगी तक सीमित नहीं रही, उनकी शहादत ने अमोड़ा और आसपास के इलाकों में क्रांति की ऐसी आग लगाई जो महीनों तक बुझी नहीं। उनके सहयोगियों ने रानी की शहादत के बाद हजारों क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। इस विद्रोह से बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने गांव-गांव जाकर रानी के सहयोगियों को इकट्ठा किया और करीब 500 से ज़्यादा क्रांतिकारियों को छावनी में एक ही पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। लेकिन इसके बावजूद क्रांतिकारियों का हौसला नहीं टूटा। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बंदूक और तलवार से नहीं लड़ी गई, यह एक वैचारिक लड़ाई भी थी। 1 जून जागरण का आंदोलन था और इस आंदोलन को जिंदा रखा उन ज़मीनी नायकों ने जो गांव-गांव, गली-गली में क्रांति की मशाल लेकर घूमते थे। ललितपुर के कन्हैयालाल दीक्षित भी उन्हीं में से एक थे। यह 1941 के आसपास की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन की ज़मीन तैयार हो रही थी। कन्हैयालाल दीक्षित जैसे लोग ही थे जो गांव-गांव जाकर अंग्रेज़ों और उनकी सरकार के जुल्मों के खिलाफ जागरूक करते थे।
उन्होंने अकेले दम पर मेहरौनी तहसील मुख्यालय पर तिरंगा फहराने का दुस्साहस किया। ये वो लोग थे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार करते थे, जिस पर बाद में बड़े नेता अपनी फसल काटते थे। अब चलिए इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज, यहाँ के भगवान दास वे लाल बहादुर शास्त्री और कमलपति त्रिपाठी जैसे दिग्गजों के करीबी सहयोगी थे और उनके साथ जेल में भी बंद रहे, लेकिन उनका नाम सुर्खियों में कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका काम पर्दे के पीछे था। जब बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाते थे तो भगवान दास जैन जैसे लोग जमीनी स्तर पर युवाओं को संगठित करते थे, विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करते थे और आंदोलन की मशाल को बुझने नहीं देते थे। दस्तावेज बताते हैं कि वे आंदोलन की अदृश्य रीढ़ थे, एक ऐसी रीढ़ जिसके बिना क्रांति का ढांचा सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। इन कहानियों में से एक बात साफ होती है, स्वतंत्रता संग्राम एक पिरामिड की तरह था। इतिहास हमें केवल पिरामिड का शिखर दिखाता है, उन चंद राष्ट्रीय नेताओं को, लेकिन वह उस विशाल आधार को भुला देता है जो कन्हैयालाल दीक्षित और भगवान दास जैन जैसे लाखों स्थानीय आयोजकों और कार्यकर्ताओं से बना था। बिना इस नींव के शिखर का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये चेहरे, ये नाम, ये कुर्बानियाँ, सवाल वही है, आखिर ये गुमनाम क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है? हमारा इतिहास वो नहीं जो हमें वास्तव में दिखाया गया, बल्कि वो है जो दशकों तक एक खास एजेंडे के तहत लिखा गया। आज़ादी के बाद विशेषकर कांग्रेसी सरकारों के संरक्षण में दरबारी इतिहासकारों की एक पूरी फौज ने इतिहास को एक संकीर्ण नेहरूवादी और मार्क्सवादी चश्मे से लिखा। इस प्रक्रिया में उन नायकों और संघर्षों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया जो उनके वैचारिक और राजनीतिक खांचे में फिट नहीं होते थे। ज़मीनी नायक, क्षेत्रीय संघर्ष और गैर कांग्रेसी योगदानों को या तो मिटा दिया गया या उन्हें फुटनोट में धकेल दिया गया। लेकिन दशकों की इस ऐतिहासिक भूल को अब सुधारा जा रहा है। वर्तमान सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से एक अभूतपूर्व और ईमानदार पहल शुरू की है। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन लाखों गुमनाम नायकों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्हें पिछली सरकारों ने जानबूझकर भुला दिया था। इस पहल के तहत संस्कृति मंत्रालय ने डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी जैसी योजनाओं के जरिए जिला स्तर पर गुमनाम नायकों की कहानियों को संकलित करने का बीड़ा उठाया है। अमर चित्र कथा जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर आदिवासी नेताओं, महिला योद्धाओं और युवा क्रांतिकारियों की कहानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। यह प्रयास उन पिछली सरकारों की सोच के ठीक विपरीत है, जिन्होंने इतिहास को वोट बैंक की राजनीति और एक परिवार के महिमा मंडन का साधन बना दिया था। आज पहली बार गंगू बाबा और रानी तलाश कुंवरी जैसे नायकों को उनका सही सम्मान मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान नेतृत्व का मानना है कि भारत की आत्मा इन गुमनाम बलिदानों में बसती है और उनके बिना विकास का कोई भी पैमाना अधूरा है। ये नायक गुमनाम इसलिए रहे क्योंकि एक सोची समझी नीति के तहत हमें इन्हें बुलाने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन अब जब सरकार ने इन कहानियों को फिर से खोजने का बीड़ा उठाया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मशाल को आगे बढ़ाएं। उनकी विरासत को अपनी स्मृति में जिंदा रखना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी कहानियों को अपने बच्चों को सुनाना ही असली देशभक्ति है। जाते जाते मैं लालचंद फलक की 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। इन गुमनाम नायकों की वफा की उस खुशबू को इस देश की हवा में जिंदा रखना अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद। दोस्तों, 15 अगस्त को लेकर मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।